जब हम मिडिल एजेस या मध्य युग के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर बनती है। राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ, बड़े बड़े किले और शायद एक ऐसी दुनिया जो आज के मुकाबले बहुत अलग थलग थी। बिल्कुल, एक डार्क एज वाली फीलिंग आती है, जैसे सब कुछ अंधेरे में था। जी। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। अच्छा। जी, वो बताते हैं कि ये दौर बिखराव का नहीं बल्कि जुड़ाव का था। एक ऐसा समय जब दुनिया के अलग अलग कोने वो व्यापार, विचारों और संस्कृतियों के अदृश्य धागों से जुड़ रहे थे। तो आज की हमारी पड़ताल इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का मध्यकाल, जो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं 8वीं से 18वीं सदी तक माना जाता है, उसने न सिर्फ भारत को बदला बल्कि दुनिया के साथ उसके रिश्तों को भी एक नई शक्ल दी। जी। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो मुझे हमेशा थोड़ा परेशान करता है। ये 8वीं सदी ही क्यों? क्या कोई खास तारीख थी, कोई स्विच ऑन हुआ था कि चलो अब मध्यकाल शुरू करते हैं? काश इतिहास इतना आसान होता। नहीं, कोई स्विच नहीं था। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान बचपन से जवानी में कदम रखता है। कोई एक दिन नहीं होता जब वो अचानक जवान हो जाता है। ये एक लंबा बदलाव है। तो 8वीं सदी के आसपास भारतीय समाज के हर पहलू में सरकार चलाने के तरीके, जमीन के कानून, भाषाएं, धर्म, कला, इन सब में इतने गहरे बदलाव आने शुरू हुए कि इतिहासकारों को लगा कि यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और ये अध्याय फिर 18वीं सदी में जाकर खत्म होता है। हाँ, जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और अंग्रेज अपनी जड़ें जमा रहे थे। यानी एक और बड़ा बदलाव। ठीक समझे, एक बड़े बदलाव से शुरुआत और दूसरे बड़े बदलाव पर अंत। दिलचस्प बात यह है कि जब मैं इस दौर के बारे में पढ़ता हूँ तो ये मुझे प्राचीन काल से ज्यादा अपना सा, ज्यादा जाना पहचाना लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के भारत की कई चीजों की जड़ें उसी दौर में है। हम सिर्फ इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बात कर रहे हैं। मतलब? कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे जो हिंदी हम और आप अभी बोल रहे हैं, उसका शुरुआती रूप खड़ी बोली इसी दौर में दिल्ली और आसपास के इलाकों में शेप ले रहा था। अच्छा। अमीर खुसरो जैसे कवियों ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो एक तरह से हमारी बातचीत की भाषा का जन्म भी मध्यकाल में ही हुआ। वाह। यही नहीं, आज हम जो खाना खाते हैं, समोसा, जलेबी, बिरयानी, ये सब उसी दौर में लोकप्रिय हुए। हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा उसी मिट्टी में उगा है। कि तो कमाल का कनेक्शन है। पर हम ये सब इतनी सटीकता से जानते कैसे हैं? क्या उस जमाने के लोग अपनी डायरी लिखते थे या कुछ और? डायरी तो नहीं, पर वो रिकॉर्ड जरूर रखते थे। हमारे पास दो तरह के सबूत है। एक तो है पुरातात्विक, यानी जमीन से मिली चीजें, और शुरुआती मध्यकाल में शिलालेख बहुत अहम थे। शिलालेख यानी पत्थर पर लिखे लेख। ये तो सुनने में काफी बोरिंग लगते हैं। बिल्कुल नहीं। सोचिए, उस जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, है ना? हाँ, सही बात है। तो राजा को अगर कोई ऐलान करना होता था, जैसे किसी को जमीन दान में दी या कोई नया कानून बनाया, तो वो उसे तांबे की प्लेट या मंदिर की दीवार पर खुदवा देता था। अच्छा। ये उस जमाने के पब्लिक रिकॉर्ड्स थे जो आज हमें बताते हैं कि समाज कैसे काम करता था। और दूसरा जरिया क्या था? साहित्यिक स्रोत। 13वीं सदी के बाद भारत में कागज का इस्तेमाल आम हो गया, तो लिखने पढ़ने का काम बढ़ गया। हमें शासकों के दरबार में लिखे इतिहास मिलते हैं। बाबर और जहांगीर जैसे बादशाहों ने तो अपनी आत्मकथाएं तक लिखी। और फिर थी मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स? वो छोटे छोटे चित्र? हाँ, लेकिन ये सिर्फ चित्र नहीं थे। आप इन्हें उस जमाने का इंस्टाग्राम कह सकते हैं। इंस्टाग्राम? हाँ, ये हाथ से बनी छोटी बारीक तस्वीरें होती थीं जो अक्सर किताबों में मिलती थीं। किसी में राजा शिकार कर रहा है, किसी में कोई त्योहार मनाया जा रहा है, तो किसी में आम जिंदगी का कोई सीन है। तो इनसे पता चलता था कि लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। बिल्कुल, ये हमें बताती हैं कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उनके महल कैसे दिखते थे। ये हमें लिखित इतिहास से कहीं ज्यादा विजुअल जानकारी देती हैं। तो मतलब भारत के अंदर काफी कुछ चल रहा था। क्या उस वक्त भारत एक देश था या फिर आज की तरह अलग अलग राज्यों का एक समूह? ये एक बेहतरीन सवाल है। उस समय भारत एक राजनीतिक इकाई नहीं था। उत्तर भारत में तो एक तरह का, आप कह सकते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था। गेम ऑफ थ्रोन्स? हाँ, कन्नौज शहर जो आज के उत्तर प्रदेश में है, उस जमाने का दिल्ली था, सत्ता का केंद्र। अच्छा। और 3 बड़ी शक्तियां, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, लगभग 200 साल तक इस एक शहर पर कब्जे के लिए लड़ती रहीं।
इससे पता चलता है कि सत्ता कितनी बटी हुई और अस्थिर थी। और दक्षिण भारत में क्या वहां भी यही हाल था? नहीं, दक्षिण भारत की कहानी बिल्कुल अलग थी। वहां चोल साम्राज्य का दबदबा था। चोल साम्राज्य? और चोल राजा जमीन पर ही नहीं, समंदर पर भी राज करते थे। वो उस दौर के एक नेवल सुपर पावर थे। नेवल सुपर पावर मतलब उनकी नौसेना बहुत ताकतवर थी। बहुत ज्यादा। इसी नौसेना के दम पर उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ जो समुद्री व्यापार था उस पर अपना कंट्रोल बना रखा था। और इस व्यापार से उनके पास बेहिसाब दौलत आई और उस दौलत से उन्होंने विशाल मंदिर बनवाए। जैसे तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं, वो कमाल का है। बिल्कुल, लेकिन ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, ये उस समाज के दिल की धड़कन थे। दिल की धड़कन? जी, ये मंदिर बैंक का काम करते थे, स्कूल चलाते थे, अस्पताल की देखरेख करते थे और कला संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र थे। सही मायने में उस दौर में दक्षिण भारत में ही भारतीय संस्कृति फल फूल रही थी। तो ये साफ है कि भारत एक वैक्यूम में नहीं जी रहा था। देश के अंदर भी कनेक्शन थे और देश के बाहर भी व्यापार चल रहा था। और ठीक इसी समय हमारे पश्चिम में एक ऐसी ताकत उभर रही थी जिसने न सिर्फ अपना बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। मैं अरब साम्राज्य की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद के जरिए इस्लाम का उदय अरब प्रायद्वीप के लिए एक क्रांतिकारी घटना थी। इसने पहली बार वहां की बिखरी हुई कबीलाई जातियों को एक मकसद के लिए एकजुट किया। और ये एकता सिर्फ धार्मिक नहीं थी, राजनीतिक भी थी, है ना? हाँ, इसी एकता के बल पर उन्होंने कुछ ही दशकों में जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान से लेकर मिस्र और स्पेन तक एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक मिनट, ये सब इतनी तेजी से कैसे हुआ? क्या उनके पास कोई सीक्रेट हथियार था या कोई नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी? बेहतरीन सवाल। इसकी एक बड़ी वजह थी उनका जोश और एकता, और दूसरा उस वक्त के जो 2 बड़े साम्राज्य थे, पूर्वी रोमन यानी बाइजेंटाइन और फारसी, वो आपस में लड़ लड़कर बहुत कमजोर हो चुके थे। पार में उन्होंने जमीनी और समुद्री दोनों व्यापार मार्गों पर कब्जा कर लिया। बगदाद, जो उनकी राजधानी थी, दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर शहर बन गया। अच्छा। वो भारत और चीन से मसाले और रेशम खरीदते और यूरोप में बेचते। इस व्यापार ने उन्हें माला माल कर दिया। तो जब बगदाद में इतनी तरक्की हो रही थी तो फिर यूरोप में क्या हालात थे? हमारे स्रोतों में उसे डार्क एजेस कहा गया है। और ये काफी हद तक सही भी है। 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप राजनीतिक तौर पर टूट चुका था। लगातार लड़ाइयां हो रही थीं, व्यापार ठप था और बड़े बड़े शहर वीरान हो रहे थे। ज्ञान और विज्ञान सिर्फ चर्च और मठों तक सिमट कर रह गए थे। मतलब यूरोप में जब शहर वीरान हो रहे थे और पढ़ाई लिखाई बंद हो रही थी, उसी समय बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और साइंस मैथ्स में नए नए आविष्कार हो रहे थे। हाँ, ये तो 2 अलग अलग दुनियाओं जैसी बात है। बिल्कुल। और इसी दौर में यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसे हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म? इसमें राजा अपनी जमीन अपने सरदारों को दे देता था और वो सरदार राजा के लिए लड़ते थे और किसान उन सरदारों के लिए काम करते थे, यही ना? हाँ, मोटे तौर पर यही। ये एक बहुत ही असमान व्यवस्था थी। राजा और उसके सरदार तो अमीर होते गए, लेकिन किसान जो सारी मेहनत करते थे, उनकी हालत गुलामों जैसी थी। समाज पूरी तरह से बटा हुआ और अस्थिर था। तो एक तरफ अरब दुनिया की दौलत और ज्ञान और दूसरी तरफ अंधकार युग से गुजरता यूरोप। इन 2 दुनियाओं का दोबारा संपर्क कैसे हुआ? जाहिर है वो हमेशा के लिए अलग तो नहीं रह सकते थे। इसके 2 मुख्य कारण थे, लालच और धर्म। अरबों की दौलत ने यूरोपीय व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। और धर्म? हाँ, और साथ ही यूरोप के नए नए ईसाई बने लोगों को इस्लाम का बढ़ता प्रभाव एक खतरे की तरह लग रहा था। और इसी वजह से धर्म युद्ध यानी क्रूसेड्स हुए। बिल्कुल। 11वीं से 13वीं सदी के बीच यूरोपीय राजाओं और शूरवीरों ने यरूशलेम को आजाद कराने के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। लेकिन सैन्य नजरिए से देखें तो वो ज्यादातर असफल रहे। हाँ, सफल रहे। लेकिन इन युद्धों का एक अनअपेक्षित नतीजा भी निकला। क्या? वो नतीजा बहुत बड़ा था। इन युद्धों ने यूरोप को सीधे अरब और पूर्व की दुनिया के संपर्क में ला दिया। यूरोपीय सैनिकों ने वहां नई नई चीजें देखीं, नई फसलें, नए कपड़े, नई तकनीकें। जब वो वापस लौटे तो अपने साथ वो ज्ञान और उन चीजों की मांग भी लेकर आए। इसने यूरोप और अरब दुनिया के बीच व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा दिया।
तो जिस टकराव ने ये सब शुरू किया उसी ने आखिरकार दोनों को और करीब ला दिया। बिल्कुल। तो ये कनेक्शन जमीन के रास्ते बन रहे थे, पर एशिया का अपना एक सुपर हाईवे भी तो था, सिल्क रूट। उस पे क्या हो रहा था? जो तांग और सुंग राजवंशों के दौर में अपनी ताकत और समृद्धि के चरम पर था। वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था। मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे आज है? हाँ, कुछ वैसा ही। रेशम, कागज, बारूद, प्रिंटिंग प्रेस, कुतुबनुमा यानी कंपास, ये सब आविष्कार चीन में हुए। अच्छा। और सिल्क रूट के जरिए ये सामान और आइडियाज पूरी दुनिया में फैले। तो ये सिल्क रूट सिर्फ रेशम और मसालों का रास्ता नहीं था, ये उस जमाने का इंटरनेट था जो आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था। क्या खूब कहा है। बिल्कुल, ये आइडियाज का इंटरनेट ही था। इसीलिए इस रास्ते पर कब्जा करने के लिए मध्य एशिया की ताकतें, पहले सेल्जुक तुर्क, फिर मंगोल और बाद में उस्मानी तुर्क, हमेशा लड़ती रहती थीं। मतलब जिसने सिल्क रूट को कंट्रोल किया उसने दुनिया के व्यापार को कंट्रोल किया। व्यापार और ज्ञान के बहाव दोनों को। 1453 में जब उस्मानी तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल पर कब्जा किया तो उन्होंने यूरोप के लिए रास्ता बंद कर दिया। और शायद इसीलिए कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे यूरोपीय खोजियों को भारत आने के लिए नए समुद्री रास्ते खोजने पड़े। बिल्कुल, एक रास्ते का बंद होना दूसरे हजारों रास्तों के खुलने की वजह बन गया। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो मध्यकाल एक ऐसी कहानी है जिसमें भारत, चीन, अरब और यूरोप के धागे एक दूसरे से उलझे हुए हैं। कोई भी अलग नहीं था। सही कहा, भारत इस पूरी कहानी के केंद्र में था। शुरुआत में हमारा संपर्क अरब और चीन से व्यापार के जरिए हुआ, फिर मध्य एशिया से तुर्क और मुगल आए। दिलचस्प बात यह है कि वो भी पहले व्यापारी संबंधों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन बाद में विजेता बनकर यहीं बस जाते हैं। और यही पैटर्न सदियों बाद यूरोपीय लोगों ने भी दोहराया। वो भी पहले व्यापारी बनकर आए और फिर शासक बन गए। एक अजीब सी समानता है इसमें। हाँ, इतिहास खुद को अक्सर दोहराता है। ये दिखाता है कि व्यापार और सत्ता का रिश्ता कितना गहरा और पुराना है। तो आज हमने देखा कि मध्यकाल, जिसे हम अक्सर एक अंधेरा और बिखरा हुआ दौर मान लेते हैं, असल में कनेक्शन और एक्सचेंज का एक अविश्वसनीय दौर था। हाँ, व्यापार के इन रास्तों ने सिर्फ माल और दौलत ही नहीं पहुंचाई, बल्कि आइडियाज, टेक्नोलॉजी, धर्म और संस्कृतियों को भी हजारों मील दूर तक फैलाया, जिससे दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। हमने देखा कि कैसे इस जुड़ाव ने सभ्यताओं को समृद्ध किया, ज्ञान को फैलाया और दुनिया को करीब लाया। लेकिन इसी जुड़ाव ने प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और साम्राज्यवाद को भी जन्म दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वैश्विक जुड़ाव हमेशा एक दोधारी तलवार होता है?